नमस्कार सभी को। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। हम लोग बीएचयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ चैप्टर भी देख चुके हैं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगला जो चैप्टर हम लोगों का आने वाला है बीएचयू के अंदर, ठीक। वो चैप्टर है हमारे पास पॉलीमर। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलीमर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर क्या होता है, एक सिंपल सी बात यदि हम लोग करें तो पॉलीमर क्या है कि ये मोनोमर यूनिट से मिलकर के बनता है कि दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक। दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल जो है, यदि हम लोग बात करें दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल, वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बिगर साइज मॉलिक्यूल, बिगर साइज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। बड़ी साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, बिगर साइज मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब छोटी साइज के जो अणु है वो आपस में जुड़ते जाते हैं और बड़ी साइज के अणु बनाते हैं। तो ये जो छोटी साइज के अणु है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। इनको क्या बोला गया है, मोनोमर बोला गया है। मतलब हिंदी में हम लोग इसे एक लक बोला जाएगा, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, एक लक बोला जाएगा। और जो बड़ी साइज के अणु बने हैं, मॉलिक्यूल बने हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। हिंदी में जो है इसे बहुलक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बहुलक बोला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। अब हमको यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक। कि हमको चार ऑप्शन दे दिए और हमको बोला कि बताओ कौन सा पॉलीमर है, कौन सा पॉलीमर नहीं है, कौन सा बहुलक है, कौन सा बहुलक नहीं है, इसमें कौन सी मोनोमर यूनिट है, कौन सी एकलक इकाई है और कौन सी एकलक इकाई नहीं है। अब ये जो पॉलीमर है ये कहीं न कहीं दो प्रकार का भी होता है। एक होता है कहीं न कहीं होमोपॉलीमर और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीमर, समबहुलक और विषम बहुलक। अब यदि दो समान प्रकार की एकलक इकाइयों से यदि मिलकर के कोई पॉलीमर बनता है कि ऐसा पॉलीमर या ऐसा बहुलक जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां हैं, मतलब वन टाइप की मोनोमर यूनिट है, तो उसे होमोपॉलीमर मतलब समबहुलक बोला जाएगा। और ऐसा पॉलीमर मतलब ऐसा बहुलक जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट है, मतलब अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां उपस्थित है, तो उसे क्या बोला जाएगा, हेट्रोपॉलीमर बोला जाएगा, मतलब विषम बहुलक बोला जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है। एक क्लासिफिकेशन और होता है, एक वर्गीकरण और होता है कि यदि दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है, दो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है और यदि वहां से कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है, तो उस बहुलक को, उस पॉलीमर को क्या बोला जाएगा, एडिशन पॉलीमर बोला जाएगा, या फिर उसे बोला जाएगा योगात्मक बहुलक। लेकिन यदि मान लो मैंने ये बोला है कि दो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ी हैं, आपस में कंबाइन हुई है और वहां जुड़ने के बाद कोई भी छोटा अणु, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल वहां से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जैसे H2O का अणु हो गया, जैसे NH3 हो गया, जैसे HCl हो गया, कोई भी छोटा अणु यदि वहां से बाहर निकलता है तो उसे कंडेंसेशन पॉलीमर बोला जाता है, मतलब संगनन बहुलक बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो क्या पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। अब नेचुरल पॉलीमर और आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है, ठीक है, मतलब सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ठीक। तो सिंथेटिक मतलब जिनको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, किसी इंसान के द्वारा बनाया जाता है, उसे सिंथेटिक मतलब संश्लेषित बहुलक बोला जाता है। एक होता है नेचुरल मतलब प्राकृतिक बहुलक, जो प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा दिया गया है, प्राकृतिक मतलब जो भगवान की देन हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक बहुलक, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। अब ये टेफ्लॉन जो है, ये टेफ्लॉन कहीं न कहीं लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, ये नाइलॉन बनाया जाता है, पॉलिस्टर बनाया जाता है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है, मतलब सिंथेटिक है, जिनको किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये सेल्यूलोज को हम लोग जानते हैं, ये वुड के अंदर पाया जाता है, लकड़ी के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर मोनोमर यूनिट की बात करें तो मोनोमर यूनिट इसके अंदर क्या होने वाला है, ग्लूकोज होने वाला है, कि बहुत सारे ग्लूकोज के अणु
बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। अब ये ग्लूकोज जो है स्टार्च के अंदर भी होता है, ग्लाइकोजन के अंदर भी होता है, तो वो भी क्या होते हैं, पॉलीमर ही होते हैं, मतलब बहुलक ही होते हैं, लेकिन वो नेचुरल होते हैं। इनको बायोपॉलीमर भी बोला जाता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डमरू आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, मतलब प्राकृतिक बहुलक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आंसर वही आया है, बिल्कुल वही आया है, सेल्यूलोज, जो लकड़ी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर। नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा बहुलक है, कौन सा पॉलीमर है। देखो इंग्लिश में ही लिख के दिया गया है पॉलीमर, तो यहाँ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से हमको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी याद करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहला फॉर्मूला दिया हमको क्लोरोफॉर्म का, ये क्या दिया गया है, क्लोरोफॉर्म दिया गया है। अब क्लोरोफॉर्म जो है कोई बहुलक नहीं होता है, ये बहुलक नहीं है। एसीटेट क्या होता है, बोले CH3COO- जो ग्रुप होता है इसे एसीटेट बोला जाता है। ये कोई पॉलीमर मतलब बहुलक नहीं होता है। पीवीसी जो होता है ये बहुलक होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, इसका नाम क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब यदि पूछा जाए कि इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, इसकी एकलक इकाई क्या है, तो पोली लगा है, ये पोली क्या है, पॉलीमर हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड क्या है, इसकी एकलक इकाई है, इसकी मोनोमर यूनिट है, कौन, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ में आती है। तो ये पीवीसी क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीमर हो जाएगा। अब ये तो हम लोग जानते हैं, इतना तो हमको याद होना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेंजीन होता है। ये क्या होता है, बेंजीन होता है। तो इतनी बात भी हमको समझ में आती है, ये क्या होता है, बेंजीन होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ हमारा आंसर क्या होने वाला है, यहाँ हमारा आंसर क्या होने वाला है, पीवीसी होने वाला है। ठीक है, चलो तो यहाँ क्वेश्चन जो है आंसर क्या आया, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, पॉलीमर होता है। चाहे तो अपन इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं, रिएक्शन कैसे होती है कि यहाँ मैंने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लिखा मैंने Cl, ये होता है विनाइल क्लोराइड। इसे क्या बोला गया है, विनाइल क्लोराइड बोला गया है। इसका नाम क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल मिला है, कितने अणु मिला है, बोले N मिला है। N मतलब हमको पता नहीं कितने हैं, 100 200 500 जितने भी है। अब ऐसे बहुत सारे अणु जो है आपस में जुड़ते जाते हैं। यहाँ से जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ से जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। अब ऐसा का ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल आता है, वो यहाँ जुड़ जाता है, फिर एक इधर से जुड़ता है, ऐसे एक लंबी चेन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये Cl, और यहाँ से एक लंबी चेन बनती जाती है। कितने अणु आपस में जुड़े हैं, बोले N अणु आपस में जुड़े हैं। तो ये तो विनाइल क्लोराइड है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, बोले पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब यदि पूछा जाए कि पीवीसी के लिए जो है एक इकाई मतलब मोनोमर यूनिट क्या होने वाली है, तो हम लोग बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हम लोगों का, सी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब संगनन बहुलक। ठीक है, संगठन की बात अभी हाल मैंने की थी। एक होता है एडिशन मतलब योगात्मक, दूसरा होता है कंडेंसेशन मतलब संगठन। योगात्मक किसे बोला था, जिसके अंदर अपन ऐसा बोले कि यदि मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है तो वहां से किसी भी प्रकार का कोई छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगठन, उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक बहुलक मतलब एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। लेकिन संगठन में क्या होता है, कोई भी छोटा अणु बाहर जाता है कंडेंसेशन के अंदर। अब नाइलॉन 6-7 हमारे पास नाइलॉन 6 भी होता है, नाइलॉन 6 भी होता है, नाइलॉन 6-10 भी होता है। ठीक है, तो नाइलॉन 6 जो बनता है उसकी मोनोमर यूनिट जो होती है वो कैप्रोलेक्टम होती है। किसकी, नाइलॉन 6 की। यदि मैं नाइलॉन 6 की बात करूं तो वहां क्या होता है, वहां पे होता है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन होता है और एडिपिक एसिड होता है। ये 6 का मतलब होता है कि इनके अंदर जो है 6 कार्बन होते हैं। कि हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, एडिपिक एसिड के अंदर, एडिपिक अम्ल के अंदर भी 6 कार्बन होते
होते हैं, इसलिए नाइलॉन 6 बोला गया है। और ये जो नाइलॉन है, ये जो नाइलॉन सबसे पहले जो बनाया गया था, ये बनाया गया था न्यूयॉर्क। कहाँ बनाया गया था? न्यूयॉर्क एंड प्लस लंदन के अंदर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? नाइलॉन। ठीक है, तो नाइलॉन नाम इस तरीके से इसका बना हुआ है। और 6 जो है वो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे बताया गया है कि मोनोमर यूनिट में कितने कितने कार्बन होते हैं। फिर यहाँ आता है नाइलॉन 610। ठीक है, तो यहाँ देखो कि नाइलॉन 610 का मतलब क्या है कि नाइलॉन 6 जो है, एक तो होता है इसमें एक मोनोमर यूनिट तो कौन सी होती है, एक लग इकाई कौन सी होती है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन होती है। और दूसरी कौन सी होती है? सेबेसिक एसिड होती है। दूसरी कौन सी होती है? सेबेसिक एसिड होती है। तो वो दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एमाइड बॉन्ड बनता है, NH2CO वाला। ठीक, और वहां से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि यही हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी मोनोमर यूनिट जो है कौन कौन सी है? हेक्सामिथाइलिन। ठीक है, यही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन जो है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन जो है वो किसके साथ जुड़ता है? सेबेसिक एसिड के साथ जुड़ता है। ठीक है, सेबेसिक एसिड के साथ जुड़ता है। इसके अंदर 10 कार्बन होते हैं, इसके अंदर जो है 10 कार्बन होते हैं, और इसके अंदर जो है 6 कार्बन होते हैं। इसके अंदर जो है 6 कार्बन होते हैं, इसमें 10 कार्बन होते हैं। अब यहाँ से जो है इसके अंदर COOH ग्रुप होता है, इसके अंदर NH2 ग्रुप होता है। तो NH2 ग्रुप का H और COOH ग्रुप का OH आपस में रिएक्शन करता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है। यहाँ से NH2 में से NH बचेगा, यहाँ COOH में से CO बचेगा। तो NH CO आपस में जुड़ेंगे, इस तरीके से एक लंबी चेन बनेगी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाइलॉन 610 पॉलीमर बोलेंगे। तो यहाँ से ये जो पॉलीमर आया है, ये कौन सा आया है? कंडेंसेशन पॉलीमर आया है, मतलब संघनन बहुलक आया है। तो बहुत सिंपल सा है, रिएक्शन इसके देखने की ज्यादा जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो कि ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जो दिया है, ये क्या है? जो पॉलीथीन होता है हमारा, इसको हम लोग HDPE भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो हाई डेंसिटी पॉलीमर है, ये इसमें क्या है कि एथिलीन जो है वो आपस में कंबाइन होता है, क्योंकि जो भी डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उसमें से कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा। वो मैक्सिमम केस में जो है एडिशन मतलब योगात्मक बहुलक ही बनाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है या हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जो है, एक ही बात है। ठीक, इसमें मोनोमर यूनिट क्या होती है? इसमें मोनोमर यूनिट जो है इथाइलिन होती है। इथाइलिन का फॉर्मूला हमको पता ही है, बोले CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से बहुत सारे इथाइलिन के अणु आपस में जुड़ते जाते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं, एक लंबी चेन बन जाती है, उसे हमने क्या बोला है? पॉलीथीन बोला है। ठीक है, यहाँ देखो ऑर्लोन क्या होता है? ऑर्लोन का दूसरा नाम होता है पेन। क्या होता है? पेन। ऑर्लोन का दूसरा नाम क्या होता है? पेन होता है। इसका पूरा नाम यदि मैं लिखूं तो पॉलीएक्राइलो, क्या लिखूंगा? पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल में यहाँ पर लिखता हूँ, पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल। इसमें इसकी जो मोनोमर यूनिट होगी वो क्या होगी? एक्राइलो नाइट्राइल। या फिर जो है इसी का दूसरा नाम, इसी एक्राइलो नाइट्राइल का दूसरा नाम क्या होता है? विनाइल साइनाइड होता है। क्या होता है? विनाइल साइनाइड होता है। यदि मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला यहाँ क्या आने वाला है? बोले CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा मैंने CN। ये इसका फॉर्मूला हो गया विनाइल साइनाइड, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है इसे विनाइल बोला जाता है और ये होता है इसे साइनाइड बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो गई? एक्राइलो नाइट्राइल या फिर विनाइल साइनाइड। टेफ्लॉन क्या होता है? टेट्रा या पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन इसका नाम होता है। ठीक है, तो टेफ्लॉन जो है ये कैसे बनता है? इसकी मोनोमर यूनिट भी ध्यान रखो कि CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है। जब ऐसे बहुत सारे आपस में जुड़ते जाते हैं तो क्या बनता है? टेफ्लॉन बनता है। ठीक है, तो ये हमको सब ध्यान होना चाहिए। बस ये क्या है? हमारा कंडेंसेशन, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये सब क्या है? एडिशन मतलब योगात्मक बहुलक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो एकदम बात मेरे हिसाब से तुमको जो है क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। ऑर्लोन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, देखो ध्यान से, ऑर्लोन जो है किससे बनता है? ये सिर्फ BHU के अंदर ही पूछे गए क्वेश्चन है
ये सब क्वेश्चन जो है बीएचयू के अंदर पूछे गए हैं और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ओरलोन मैंने अभी हाल तुमको बताया है कि ओरलोन जो होता है वो क्या होता है, PAN होता है। ठीक है, क्या होता है, PAN मतलब पेन होता है, या इसको पान पढ़ लो जैसे तुमको पढ़ना आता है। ठीक है, तो इसकी मोनोमर यूनिट जो है क्या होती है, क्या एलाइल अल्कोहल होती है, नहीं होती। याद करने वाले क्वेश्चन है। विनाइल साइनाइड होता है, बिल्कुल होता है, अभी हाल तो बताया। विनाइल साइनाइड ही क्या होता है, पेन होता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हम लोगों का हो चुका है। ठीक है, तो हमको मोनोमर यूनिट जो है याद होना चाहिए। कौन सा पॉलीमर है, किस टाइप का पॉलीमर है, एडिशन है, कंडेंसेशन है, होमो है या हेट्रो है, और मोनोमर यूनिट। ये 5 के अलावा बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 टाइप के क्वेश्चन हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following sets is correct? ठीक है, Which one of the following sets is correct? कौन सा सेट करेक्ट है ये हमको चेक करना है। ठीक है, यूनिट ऑफ मोनोमर दी है और यहाँ पॉलीमर दिया गया है, हमको चेक करना है कि कौन किसकी मोनोमर यूनिट है। अब नाइलॉन 6 दिया है तो क्या ये इसकी मोनोमर यूनिट है, बिल्कुल नहीं है। नाइलॉन 6 की मोनोमर यूनिट हमको याद होना चाहिए, मतलब ये जो मैच है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, हमको तो करेक्ट चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि नाइलॉन 6 जो है वो किससे बनता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड मतलब हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल से बनता है। कौन बनता है, नाइलॉन 6 से बनता है। फिर बात करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और एडिपिक एसिड, क्या नाइलॉन 6 इससे बनता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन होना चाहिए। यहाँ तो क्या दिया गया है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी करेक्ट मैच नहीं है। फिर बात करते हैं विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड से क्या पॉलीविनाइल साइनाइड बनता है, सॉरी विनाइल क्लोराइड दिया ना, विनाइल क्लोराइड से क्या पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, PVC, बिल्कुल बनता है। अभी हाल पढ़ के आए हम लोग, देखा भी हम लोगों ने। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। तो क्या यही हमारा आंसर है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन भी चेक करते हैं, क्या दिया है, फिनोल प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ देखो पॉलिस्टर, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या ये क्या है, टेरिलिन जो है वो किससे बनता है, टेरेप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब सही मैच, वैसे हमको सही मैच यहीं पे मिल गया था। सही मैच जो है हमको कहाँ मिल गया था, यही मिल गया था, ये हमारा आंसर हो गया। ज्यादा बिल्कुल सोच रही नहीं है। ठीक है, मान लो 4 ऑप्शन ऐसे दिए जिसमें 2 सही है तो कोई सा भी एक लगा दो, वो सबको बोनस मिलेगा। ठीक है क्या, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस चेक करना है कि कहीं ऐसा ऑप्शन ना दिया हो कि बहुत A N B या C N D या D और A, ऐसा कोई ऑप्शन हमको ना दिया हो। ठीक, तो चलो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं, आंसर क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पॉलीमर के कुछ क्वेश्चन आए हैं। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पॉलीमर। कौन पॉलीमर नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो कौन पॉलीमर नहीं है। तो यहाँ देखो नाइलॉन 6 तो पॉलीमर है। ठीक है, उसके बाद PVC भी क्या है, पॉलीमर है, पॉलिस्टर भी क्या है, पॉलीमर है, लेकिन जो एसीटेट है ये पॉलीमर नहीं है। मतलब यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर, जो नहीं है वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये एसीटेट जो है ये पॉलीमर नहीं होता है। CH3COO- को एसीटेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एसीटेट हम लोगों का आंसर आ गया। तो ये कुछ पॉलीमर के क्वेश्चन हमने देखे हैं। क्या देखे हैं, पॉलीमर के जितने भी क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं वो सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करने वाले क्वेश्चन है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स का हिंदी मतलब होता है उष्मा गतिकी। हिंदी में क्या बोलेंगे, उष्मा गतिकी बोला जाएगा। उष्मा गतिकी जो है उसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैसीय स्टेट भी मिक्स होने वाली है, गैसीय अवस्था भी जो है वो भी मिक्स होने वाली है। देखिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज, देखो मीन बोला जाए या एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला जाए, एक ही बात है। यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा है किसकी, हीलियम की। क्या H2 का दुगना होगा, क्या H2 के समान होगा, क्या H2 का 4 गुना होगा, क्या H2 का आधा होगा, मतलब twice that of H2, same as the of H2, 4 times that of H2, half that of H2। ठीक है, तो अपने को ये चेक करना है कि सबसे सिंपल सा एक फॉर्मूला हमको याद रख लेना है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चाहे वो मॉलिक्यूल कोई सा भी हो, एटम दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो, उसके नेचर कोई सा भी, हमको कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है। ठीक है, यदि टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, जो औसत गतिज ऊर्जा है, वो भी कैसी होगी, सेम होगी। औसत गतिज ऊर्जा भी कैसी होगी, सेम होगी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है।
ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या होने वाला है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है हीलियम की किसके बराबर होगी, H2 के समान ही होगी। जो H2 की होगी वही हीलियम की होगी, चाहे यहाँ CO2 दे दो चाहे यहाँ पे NO2 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर सेम है। तो कहीं ना कहीं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अभी टेम्परेचर दिए नहीं है, इसका मतलब हमको सेम ही मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमको पूछा भी गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, उसी के जैसा क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, एट व्हाट टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ CH4, एवरेज स्पीड मतलब वही एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ CH4। अब स्पीड मतलब वही काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल्स विल बी द सेम एज दैट ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, किस तापक्रम पर CH4 अणुओं की औसत गति उतनी होगी जितनी की O2 के अणुओं की औसत गति 300 केल्विन पर होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो कि CH4 अणुओं की जो औसत गति है या औसत गतिज ऊर्जा जो है वो O2 के 300 केल्विन टेम्परेचर पे जो है उससे कितनी होगी, कितने टेम्परेचर पे इतनी होगी, ऐसा हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो औसत गति भी क्या होगी, चेंज होगी, औसत गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन टेम्परेचर हमको दिया गया है 300। ठीक है, तो कहीं ना कहीं CH4 की भी कितनी होगी, 300 होने वाली है। 300 टेम्परेचर पे जो है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे जो है दोनों की औसत गति कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो O2 की और CH4 की जो है 300 मतलब सेम टेम्परेचर हम लोगों का आने वाला है। वही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, हम लोग ऐसा थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, 300 केल्विन आ गया हम लोगों का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखेंगे सभी ध्यान से। ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, हमको करेक्ट मैच बताना है, सही कौन सा है। करेक्ट मैच मतलब ये इसके साथ बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चेक करना है कि ये सही है या गलत है। फिर हीट ऑफ कंबशन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमको चेक करना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमको चेक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चेक करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले बोला गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, संभवन की ऊष्मा, हिंदी में बोला जाएगा संभवन की ऊष्मा। अब एक मोल पदार्थ बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी या जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी उसे क्या बोला जाता है, संभवन की ऊष्मा मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन बोला जाता है। एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए, एक मोल सब्सटेंस बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो कि यहाँ पर एक मोल CH4 बन रहा है, लेकिन ये CH4 जो बनेगा, ये जो एक मोल बनेगा, ये किससे बनना चाहिए, तत्व की अवस्था से बनना चाहिए। और तत्व भी वो जो कहीं ना कहीं नेचुरल स्टेट में होता है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, जो नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है उसी से बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारा कार्बन जो है वो नेचर में ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन की यदि हम लोग बात करें तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं डेल HF से, है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग वैल्यू देखें, ठीक, जैसे मान लो मैंने बोला है कि क्लोरीन की वैल्यू, अब क्लोरीन इस फॉर्म में पाया जाता है, तो क्लोरीन के लिए जो है डेल HF कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक, यदि मैं बोलूं कि आयोडीन के लिए, यदि मैं बोलता हूं कि आयोडीन के लिए जो है I2 यहाँ लिखा मैंने गैसियस स्टेट में, तो क्या इसके लिए डेल HF जो है वो क्या 0 हो जाएगा, 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये गैसेस स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मतलब यदि मैं यहाँ लिखूं I2 और यहाँ लिखूं मैं सॉलिड स्टेट, तो इसके लिए जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात हमको याद होना चाहिए। तो जो नेचुरल स्टेट में पाया जाता है, जो नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है, उसके लिए डेल HF की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो सबसे पहली बात, जैसे मान लो मैंने कार्बन का फॉर्म बोला है, ठीक है, कार्बन का फॉर्म बोला है, तो कार्बन जो है, जैसे मान लो यदि मैं ग्रेफाइट के लिए लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ग्रेफाइट के लिए तो क्या लिखूंगा, कार्बन जो पाया जाता है ग्रेफाइट के लिए डेल HF क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यदि मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड के लिए जो है डेल HF जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्या नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये नेचुरल नहीं पाया जाता है, नेचर में क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात हमको याद होना चाहिए। अब यहाँ देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, संभवन की ऊष्मा का मतलब क्या है कि एक मोल पदार्थ ही बनना चाहिए। यहाँ तो हमेशा एक मोल ही रहेगा। ठीक है, रिएक्शन को जो बैलेंस करेंगे वो हम लोग इधर करेंगे। ठीक, तो यहाँ कार्बन प्लस 2H2 हाइड्रोजन गैसियस स्टेट पाया जाता है। ठीक है, तो एक मोल पदार्थ के बनने में जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है या जितनी ऊर्जा आती है अंदर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब संभवन की ऊष्मा बोलेंगे। तो यहाँ देखो कि ये एक मोल ही बन रहा है, यहाँ कार्बन मतलब ग्रेफाइट ही आया है, 2H2 आया, मतलब ये संभवन की ऊष्मा का बिल्कुल सही है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमको दिया गया है -74.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी हीट जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, इतनी हीट यहाँ से रिलीज हो रही है और बिल्कुल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये क्या होने वाली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। अब हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन का हमको क्या बताना है, करेक्ट मैच बताना है। अब ये पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये हमको बिल्कुल करेक्ट मिला है, ठीक। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। ये हीट ऑफ कंबशन, वैसे हमारा आंसर पहला सही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कोई दिया नहीं कि ऑल ऑफ दिस वाला सभी सही है या ए और बी सही है। हमको पहले ही आंसर सही मिल गया तो डायरेक्ट वही लगा देना है, ज्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग का विषय ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमको लगे तो ही हमको लगाना है, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन मतलब दहन की ऊष्मा की बात करते हैं। तो एक मोल पदार्थ को जब जलाया जाता है, एक मोल पदार्थ को जब जलाया जाता है, जलाने का मतलब होता है कंबशन कराना है, मतलब ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूर्णतः ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जलाया जाता है। तो कहीं न कहीं क्या बनता है, कहीं न कहीं क्या बनता है, CO2 और क्या बनता है यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोकार्बन लिया है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का जब मैं कंबशन कराता हूँ तो CO2 और वाटर बनता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिएक्शन को उल्टा लिखा गया है, ठीक है। हमको कंबशन कराना है, मतलब कहीं ना कहीं इसका कंबशन कराना, तो ये तो इधर आना था और ये भी कहाँ था, इधर आना था और ये बनना था कंबशन कराना था, लेकिन रिएक्शन कैसे लिखी है, उल्टी लिखी है, यहाँ कंबशन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन करेक्ट मैच नहीं है, हीट ऑफ कंबशन ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। फिर आगे बात करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का हिंदी में अपने क्या लिखा है, उदासीकरण की ऊष्मा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब एक अम्ल जो है क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। मतलब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और कहीं ना कहीं क्या बनता है, लवण बनता है और जल मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। वहां पे कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि एक H+, क्योंकि हमको पता है कि वाटर बनने वाला है। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल मतलब एक H+ और एक OH- जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहां से जितनी हीट रिलीज होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। हमेशा कैसी होगी, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होने वाली है, ठीक है। तो जब एक H+ और एक OH- रिएक्शन करेंगे तो वहां जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, वहां जो हीट में चेंज आएगा, जो हीट रिलीज होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो टूट रहा है, H2O जो है कहीं ना कहीं H+ और OH- में जा रहा है और यहाँ जो है कहीं ना कहीं 2 मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं। तो बिल्कुल ये रिएक्शन यहाँ आनी थी और ये यहाँ पे आनी थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ठीक। फिर आगे बात करते हैं हीट ऑफ सोल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है, हीट ऑफ सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोला, विलयन की ऊष्मा। विलयन की ऊष्मा मतलब क्या है कि एक मोल या पदार्थ को हमने क्या किया, किसी सॉल्ट को है या किसी एसिड को या किसी बेस को हमने क्या किया, वाटर में डिसोल्व किया। जब एसिड या बेस को डिसोल्व किया जाएगा, जब अम्ल और क्षार को जल के अंदर घोला जाएगा, तो वो अभिक्रिया हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। वो अभिक्रिया कैसी होगी, हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। लेकिन जब सोल्ट को डिसोल्व करेंगे, सोल्ट मतलब जब लवण को उसके अंदर डाला जाएगा, तो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अब यहाँ देखो कि जब हमको एसिड दिया गया है, इस एसिड को हमने क्या किया, जल के अंदर डिसोल्व किया। अब यहाँ वैसे भी उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब हम एसिड को डिसोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक आने वाली है, मतलब यहाँ माइनस आना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये गलत लिखा हुआ है, एसिड को हम लोग डिसोल्व नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन हम यहाँ पे उल्टी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा सही जो बात करेंगे हम लोग, सही में जो आने वाला है वो हमारे पास क्या आने वाला है, सही में हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन आने वाला है, मतलब संभवन की ऊष्मा आने वाला है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी हमको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, सेल्फ तब जाकर के क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया गया है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब वही संभवन की ऊष्मा या विरचन की एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी कुछ नहीं है, हीट होती है, जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का जो एक्सचेंज होता है उसे हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। हीट और एंथैल्पी एक ही है, केवल कांस्टेंट प्रेशर पर बात होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो विरचन की एंथैल्पी का हमेशा अपने को कितनी दी है, -1596 दी हमको है, ठीक है। और यहाँ पे -1134 किलो जूल हमको दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अभिक्रिया दी गई हमको, 2 एल्यूमिनियम दिए गए हैं, Cr2O3 2Cr प्लस Al2O3 हेतु ΔH है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझो, ये मैंने तुमको क्वेश्चन अभी पढ़ के सुनाया, अब मैं तुमको क्वेश्चन समझाता हूँ कि हमको एक रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन हमको दी गई है। सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ, ध्यान से इस रिएक्शन को देखेंगे इधर कि यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर Cr2
O3 हमको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है देखो आगे क्या दिया गया है, 2 एल्यूमिनियम दिया है, फिर 2 Cr उधर बन रहा है, ठीक। तो यहाँ देखो ये 2 Cr बन रहा है और यहाँ पर Al2O3 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 एल्यूमिनियम है, इस तरीके से रिएक्शन हमको दी गई है। अब यहाँ पर डेल H हमको पूछा है, हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो सबसे पहले देखो कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की ऊष्मा क्या है। तो कोई भी अभिक्रिया हो हमारे पास, कोई भी अभिक्रिया हो, यदि वो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी बैलेंसिंग अभिक्रिया में, कोई भी संतुलित अभिक्रिया में जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है या जितनी ऊष्मा रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की ऊष्मा बोलते हैं। लेकिन यदि ये रिएक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की एंथैल्पी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। हीट और एंथैल्पी थोड़ा सा हम लोग सेम समझ के चल देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये रिएक्शन हमको दी है। अब बैलेंसिंग रिएक्शन में जितनी हीट रिलीज होती है, ठीक है, जितनी हीट रिलीज होती है या जितनी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, वही क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन मतलब हम लोग डिनोट करेंगे डेल RH से, ठीक। अब यहाँ पर जो है देखेंगे डेल HF किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, माइनस क्या करेंगे डेल HF किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको लगाना है, ठीक। ये यदि हमको कोई भी अभिक्रिया दी गई है, ध्यान से देखिए, कोई भी अभिक्रिया हमको दी गई है और उसके लिए पूछा हमको कि अभिक्रिया की ऊष्मा क्या होगी या अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होगी, किस फॉर्म में बताना है, किस रूप में बताना है, संभवन की ऊष्मा के फॉर्म में, हीट ऑफ फॉर्मेशन के रूप में। मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन से संभवन की ऊष्मा से हमको क्या बताना है, अभिक्रिया की ऊष्मा बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमको क्या करना है कि उत्पाद में जितनी भी संभवन की ऊष्मा है उसको लिखेंगे पहले, फिर माइनस करेंगे रिएक्टेंट साइड पर जितनी भी संभवन की ऊष्मा है, जितनी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले, डेल RH इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं, प्रोडक्ट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पे क्या है 2, पहले साथ में स्टोइकियोमेट्री भी लेके चलेंगे, ये ध्यान रखेंगे, साथ में जो स्टोइकियोमेट्री है इनको नहीं भूलना है, ये साथ में इंटू करते हुए अपने को लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ लिखा मैंने डेल HF, किसके लिए लिखूंगा, देखो किसके लिए लिखूंगा, यहाँ मैंने लिखा क्रोमियम, ठीक है। फिर क्या करूंगा, प्लस पहले इधर का पूरा लिखूंगा, ठीक। उसके बाद क्या लिखूंगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अब 1 लिखने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ लिखा मैंने डेल HF और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, Al2O3, ऐसे लिखूंगा। ये प्रोडक्ट साइड का मैंने पूरा लिख दिया, मतलब ये वाला पोर्शन जो है मैंने पूरा लिख दिया। कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैंने पूरा लिख दिया, ठीक। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, रिएक्टेंट साइड के। तो मैं यहाँ उधर जगह कम है तो मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 2 और फिर लिखा मैंने डेल HF, अभिक्रिया की संभवन की ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो ये लिखा मैंने एल्यूमिनियम, क्या लिखा, एल्यूमिनियम लिखा। फिर प्लस करूंगा, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ क्या लिखा मैंने डेल HF, संभवन की ऊष्मा किसके लिए, Cr2O3 के लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। मतलब इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखिए सभी ध्यान से, ठीक। हमको पता है कि ये क्रोमियम जो है, यदि हम लोग क्रोमियम की बात करें, ठीक, तो ये नेचर में कैसा पाया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, बिल्कुल इसके लिए जो है संभवन की ऊष्मा क्या होगी, 0, इसी फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 × 2, मतलब ये पूरा 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे भी जो है ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0, ये पूरा 0 हो गया। इसकी वैल्यू हमको दी गई है क्या, Al2O3 की वैल्यू हमको दी गई है क्या, देखो क्वेश्चन में क्या Al2O3 की वैल्यू हमको दी गई है, बिल्कुल Al2O3 यहाँ पे दिया गया है। Al2O3 की वैल्यू हमको कितनी दी है, -1596 किलो जूल दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले जो है -1596 लिखेंगे, तो ये लिखा मैंने -1596, ठीक है, ये 1596 लिखा, ठीक। उसके बाद क्या, इसकी वैल्यू भी हमको दी है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, Al2O3 की किससे, अब इसकी देखना है ना, Cr2O3, 1 मिनट रुकना है। देखो Cr2O3 की वैल्यू कितनी, -1134 हमको दी गई है। तो देखो ध्यान से, यहाँ लिखूंगा मैं -1134,
ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ये पूरा 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर यदि मैं वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखना मैं थोड़ा सा इधर रब कर रहा हूँ, है ना, जगह बनाता हूँ थोड़ी सी इधर, देखेंगे। देखो डेल आर एच इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ लिखूँ -1596, ठीक, ये माइनस, ये वाला माइनस लगाऊंगा, ठीक है, ये माइनस लगाया, उसके बाद फिर -1134, तो यहाँ लिखा -1134, तो यहाँ लिखा मैंने डेल आर एच इज इक्वल टू -1596 माइनस माइनस प्लस 1134, ठीक है, ऐसे आने वाला है। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो -1596 और यहाँ क्या दिया है 1134, तो यहाँ 2, यहाँ 6, ठीक है, क्या यहाँ 6 आएगा और यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ क्या आने वाला है, देखो ध्यान से, यहाँ 4 आ गया और माइनस में आंसर आने वाला है ना, माइनस में आंसर आने वाला है, देखो ध्यान से, -462 ये आंसर आएगा। बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हमको ध्यान रखना है। -462 हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, डेल आर एच प्रोडक्ट की, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ HP, है ना, HP लिख देता हूँ, HP माइनस HR, ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। ये किसके लिए है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, और ये भी क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट के लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए है, ये संभवन की ऊष्मा है किसके लिए, उत्पाद के लिए, ये भी संभवन की ऊष्मा है किसके लिए, क्रियाकारक मतलब अभिकारक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का सूत्र हमको लगा देना है, ठीक है। तो ये विशेष हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, प्रक्रिया H2O लिक्विड दिया गया है, क्या दिया है, लिक्विड 1 बार दिया गया है, 373 केल्विन दिया है, इक्विलिब्रियम का साइन लगाया गया है, ठीक है, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, H2O ग्राम 1 बार 373 केल्विन दिया है। अब ये साइन तो हमको रिवर्सिबल का बताता है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर से हम लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि 1 बार मतलब 180 हम 373 केल्विन दिया गया है, इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात चल रही है, ठीक है। तो जो लिक्विड है वो किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, और गैस किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम चल रहा है, क्या चल रहा है, इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमको दी गई है, रिएक्शन को मैं पहले इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आती है। अब यहाँ देखो क्या दिया गया है, इसके लिए करेक्ट सेट ऑफ द थर्मोडायनामिक पैरामीटर, करेक्ट सेट हमको बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये डेल जी क्या होता है, डेल एस क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। डेल जी क्या होता है, डेल जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, कि वो एनर्जी जो कहीं ना कहीं यूजफुल एनर्जी होती है, जो काम करने में, काम में या यूज में आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन, डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, ठीक। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मान लो मेरे पास जो है डेल जी क्या हो, नेगेटिव हो, डेल जी क्या हो, नेगेटिव हो, तो वो रिएक्शन हमारी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। यदि मेरे पास डेल जी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, ये भी देखते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वतः, ठीक, और ये होता है अस्वतः, ठीक है, क्या होता है, अस्वतः होता है। लेकिन मान लो यदि ये क्या है, हमारे पास 0 है, ये हमारे पास क्या है, 0 है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, मतलब डेल जी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में 0 होगा, इक्विलिब्रियम में डेल जी क्या होगा, 0 होने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर डेल एस क्या होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तो डेल जी तो हमारा क्या होने वाला, 0, तो यहाँ भी 0 दिया गया है, यहाँ भी 0 दिया गया, मतलब इन दोनों में से अपना कोई सा एक आंसर होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो डेल जी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यदि स्पॉन्टेनियस बोलता तो उस केस में हम लोग बोल देते कि डेल जी क्या होगा, नेगेटिव। यदि नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अस्वतः बोलता तो हम लोग बोल देते डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम बोला है, मतलब डेल जी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो डेल एस का मतलब क्या है, डेल एस का मतलब भी हम लोग समझते हैं, ठीक। डेल एस क्या होता है, एंट्रोपी होता है। डेल एस मतलब एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, इसे हम लोग एंट्रोपी से डिनोट करते हैं, मतलब एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। और डेल एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या है कि S2 माइनस S1,
प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, हम लोग यहाँ पर एसपी माइनस एसआर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज निकालना है कि मान लो ए से बी बना है, तो ए से बी जाने पर जो है कहीं ना कहीं एंट्रोपी में चेंज आया है या नहीं आया, कितना चेंज आया है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। पर एंट्रोपी होता क्या है? एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, एक अव्यवस्था का मापदंड होता है। अव्यवस्था मतलब रेंडमनेस जितनी ज्यादा होगी कहीं ना कहीं एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रेंडमनेस का मतलब क्या है? अव्यवस्था का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने ये बोला कि हम लोग स्कूल में बैठे हैं, जब हमको टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या एकदम सिस्टमेटिक क्लास में बैठे हुए हैं, तो एकदम अच्छे से बैठे हुए हैं सिस्टमेटिक, तो वहां एंट्रोपी हम लोग बोल सकते हैं लगभग 0 है। लेकिन जैसे छुट्टी हुई तो हम लोग इधर उधर भागेंगे, रेंडमनेस ज्यादा होगी, अव्यवस्था ज्यादा हो गई, मतलब एंट्रोपी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो रेंडमनेस जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। अव्यवस्था, अब बच्चे जो है क्लास की छुट्टी होने के बाद जो है सब इधर उधर रेंडमली भागते हैं, तो रेंडमनेस कैसी हो गई? ज्यादा हो गई, मतलब एंट्रोपी भी कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो गई। यदि मान लो मैंने बोला कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा किस में होती है, तो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रेंडमनेस किस में होते हैं, सबसे ज्यादा किस में भागते हैं, मूवमेंट सबसे ज्यादा किस में होता है, तो गैस में होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे इसमें जो है सबसे ज्यादा रेंडमनेस है, मतलब एंट्रोपी सबसे ज्यादा इसी में। एंट्रोपी को एंट्रोपी ही बोलते हैं, कहीं भी चले जाना उनको एंट्रोपी लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी भी होता है लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड उसके बाद हो जाएगा। सबसे कम एंट्रोपी किसकी होती है? सॉलिड की होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो है एंट्रोपी 0 होती है, लेकिन अभी हमको वहां नहीं जाना है। 0 केल्विन मतलब ओके टेम्परेचर पर। ठीक है, एब्सोल्यूट बिल्कुल टेम्परेचर हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो एंट्रोपी, यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? H2O लिक्विड से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? H2O गैस में जा रहे हैं। तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? तो हमको पता है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि लिक्विड की कम होती है और गैस की ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में से माइनस करेंगे, तो आंसर कैसा आने वाला है? बढ़ रही है, मतलब हम लोग बोलेंगे डेलेस जो आने वाला है बढ़ रही है, इसका मतलब डेलेस क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, मान लो ये 10 है, मैंने इसे डाटा से बोला, और ये हो गई 20, तो यदि मैं यहाँ पे चेंज निकालूंगा तो 20 माइनस क्या करूंगा? 10, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में, मतलब डेलेस क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेल जी। अब यहाँ तो नेगेटिव दिया, इन दोनों में से कोई सा एक आना था, तो ज्यादा सही हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेलेस किस में दिया है? पॉजिटिव में दिया है, यहाँ डेलेस किस में है? नेगेटिव में है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से जो है तुमको कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। देखो ध्यान से, एक अभिक्रिया के लिए डेलेच और टी डेलेस दोनों धनात्मक है, अभिक्रिया लगातार पाई जाएगी। ठीक, फॉर अ रिएक्शन बोथ डेलेच एंड टी डेलेस आर पॉजिटिव, द रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली व्हेन। ठीक है, ये हमको यहाँ दिया गया है कि हमको बोला गया है कि डेलेच और टी डेलेस दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियसली, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? ठीक, इनमें से कौन सी कंडीशन में लगाऊं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, मतलब स्वतः हो जाए, अपने आप हो जाए, हमको बाहर से कोई फोर्स लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो उस केस में हम लोग चेक करते हैं। चलो, तो हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अभी हाल मैंने इक्वेशन तुमको बताई कि डेल जी इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ डेल एच, डेल एच लिखा माइनस टी डेल एस लिखा है। ठीक है, माइनस टी डेल एस होना चाहिए। ठीक है, अब हमको याद होना चाहिए कि ये जो डेल जी है, ये डेल जी कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, तभी रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि डेल एच कैसा है? बोले पॉजिटिव है, और टी डेल एस भी कैसा है? पॉजिटिव है। टी डेल एस कैसा है? पॉजिटिव है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो कि ये, मान लो ये पूरी वैल्यू किस में है? पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, मतलब वापस सोल्व करने के बाद वापस क्या आया? डेल एच माइनस टी डेल एस ही आया। ठीक है, अब हमको जो है डेल जी जो है, हमको डेल जी जो है वो कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो मैं ये वैल्यू बड़ी रखूं या फिर ये वैल्यू बड़ी रखूं? तो मुझे नेगेटिव वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी, तभी डेल जी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पर जो है हमारा टी डेल एस जो है, हमारा टी डेल एस जो है डेल एच से कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। ये ज्यादा आएगा तभी डेल जी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, और तभी रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब स्वतः होगी। तो यहाँ जल्दी से बता देंगे टी डेल एस बड़ा किस में है? टी डेल एस यहाँ तो इक्वल दिया है। ठीक है, यहाँ इक्वल दिया है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, टी डेल एस ज्यादा हो गया डेल एच से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
क्वेश्चन को पढ़ लिया सबने, ठीक है। देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हमको बोला गया है कि एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव मतलब होता है गहन गुण, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब विस्तीर्ण गुण, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है ऑन द अकरेंस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अनुत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रोपी घटती है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस ऑन द अकरेंस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी बढ़ती है। हमको करेक्ट बताना है। सबसे पहले तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में बात करें, ठीक। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम में, उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट आई मतलब इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो पदार्थ की मात्रा मतलब जो सब्सटेंस की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सब्सटेंस लिया है कोई भी, ठीक, इस सब्सटेंस को यहाँ जैसे सब्सटेंस भरा हुआ है कोई भी, है ना, कोई भी पदार्थ, यहाँ मान लो वाटर ही भरा हुआ है, ठीक है, ठीक। यदि मैं इसको हाफ कर देता हूँ, ठीक, तो जो भी प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी, सब्सटेंस के हाफ करने से जो भी प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी वो क्या होगी? उसके ऊपर डिपेंड करती है। यदि सब्सटेंस को हाफ किया तो वो प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? हाफ हो गई, मतलब वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है, इंटेंसिव मतलब जो डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल यदि मैं देखूं, ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल जो आने वाला है, हम लोग बात करें इंटेंसिव के अंदर जो डिपेंड नहीं करती, जैसे मान लो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, डेंसिटी मतलब जो घनत्व होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं, विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं, पीएच की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब जो है कहीं ना कहीं कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ वाटर भरा हुआ है, इसको मैंने हाफ कर दिया, तो यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी तो फिर भी वन ही होने वाली है, ठीक है, डेंसिटी फिर भी सेम होने वाली है, डेंसिटी हाफ नहीं होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब एक्सटेंसिव क्या है? जैसे मान लो एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कि मान लो यहाँ पर गैस भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पूरी गैस भरी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे रेंडमनेस बहुत ज्यादा होगी। जब मैंने इसको हाफ कर दिया तो एंट्रोपी भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल कैसे होगा? कम हो गए, रेंडमनेस कैसी हो गई? कम हो गई, ठीक है। जैसे मान लो 50 बच्चे एक कमरे के अंदर है, सब भाग दौड़ मचा रहे इधर उधर, ठीक है, तो रेंडमनेस ज्यादा है, मतलब एंट्रोपी ज्यादा है। अब 50 में से मैंने 25 बाहर कर दिया, 25 अंदर ही है, तो अब रेंडमनेस कम हो जाएगी ना। अब रेंडमनेस कम हो गई, अव्यवस्था कम हो गई, मतलब एंट्रोपी भी कैसी हो गई? कम हो गई, मतलब पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। मतलब एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ देखो, स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? बिल्कुल सही बात है, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है क्या। तो एक दो ऑप्शन भी यदि हमको ऐसे लगता है कि हाँ ये सही है, हमको करेक्ट पता है, तो पहले वही लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। बस ऐसा ऑप्शन ना मिले अपने को कि ऑल ऑफ दिस का कोई ऑप्शन हमको दिया हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, वो भी इरिवर्सिबल के अंदर। तो इरिवर्सिबल के अंदर जो है एंट्रोपी जो है, यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किसके अंदर? इरिवर्सिबल के अंदर, ठीक है। ये हमको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज, अब यहाँ पे क्या होती है? कांस्टेंट होती है, जीरो होती है, कोई चेंजेस नहीं आता है रिवर्सिबल के अंदर। यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है रिवर्सिबल के अंदर क्या होती है? जीरो होती है, कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इंक्रीज वाला ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ इंक्रीज होती है लेकिन डिक्रीज बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे एंट्रोपी इज इंटेंसिव, बिल्कुल गलत है। सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे इसको, हमारा आंसर क्या हो गया? विस्तीर्ण गुण हो गया, ठीक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। तो आज जो है हम लोगों ने पॉलीमर का चैप्टर देखा है और थर्मोडायनेमिक्स देखा है। तो इन क्वेश्चन के जो आंसर और क्वेश्चन हमको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे, तो बड़े अच्छे से हमको पढ़ना है। थैंक यू सभी को।